हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकाश कुमार एंड आई एम अ सेलेक्टेड पीओ इन पंजाब नेशनल बैंक। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के थर्ड टॉपिक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाकर बैंकिंग अवेयरनेस पर डाला है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक का मेरे चैनल यानी बैंकर्स बैंक के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये कमेटी बनाया गया था सेक्शन 45 जेड बी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, यानी आरबीआई एक्ट 1934 में एक अमेंडमेंट लाया गया था सेक्शन 45 जेड बी के अंदर। और ये अमेंडमेंट जो है वो राइट्स देता है कि आप क्या करें, वर्किंग कमेटी जो है उसको फॉर्मेशन करें, यानी टोटल 6 मेंबर्स जो है इसमें फॉर्मेशन करने की बात की गई है। तो पहला जो इसका मीटिंग हुआ था या पहला जो कमेटी बनाया गया था वो था 29 सितंबर 2016 को। ये आपसे डेट पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्किंग कमेटी जो है वो कब फॉर्म हुई। तो ये 2016 में फॉर्म हुई थी। और इसके अभी प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं और कौन कौन इसके मेंबर्स बन सकते हैं इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो जो पहला मेंबर हो सकते हैं इसके, वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई, विच इन दिस केस इज शक्तिकांत दास। अभी शक्तिकांत दास जो हैं वो गवर्नर है आरबीआई के एंड ही इज़ द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके बाद आपके जो डिप्टी गवर्नर होते हैं इसके सेकंड मेंबर होते हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। थर्ड मेंबर होते हैं इसके वन ऑफिसर फ्रॉम द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ ऑल्सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके एक ऑफिसर जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं, ये तीसरे मेंबर हो जाते हैं। और बाकी जो 3 मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करती है डिफरेंट फील्ड से, जिनके एक्सपर्टीज़ इकोनॉमिक्स में होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं, कई तरह के फील्ड्स में उनके एक्सपर्टीज़ हो सकते हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ कि और 3 मेंबर्स कौन से हैं। चौथे मेंबर जो हैं उनका नाम है प्रोफेसर असीमा गोयल। पांचवें मेंबर जो हैं उनका नाम है प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। छठे मेंबर जो हैं उनका नाम है डॉक्टर शशांक भिडे। और ये सब जो हैं वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यानी ये जो 6 मेंबर कमेटी होती है ये मिलकर फैसला लेती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इनको क्या रखा जाए, इनकी वैल्यूज़ को किस तरीके से चेंज किया जाए, ये सारा फैसला जो है लेने का काम ये 6 मेंबर कमेटी करती है। किसी भी फैसला को लेने के लिए 4 मेंबर कमेटी जो है वो साथ में बैठती है। और ये साल में जो है इनको बोला गया है कि मिनिमम आपको 4 बार जो है वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करना है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो होते हैं वो जनरली बाई मंथली, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के जो रेट होते हैं वो बाई मंथली बेसिस पे दिए जाते हैं, यानी हर एक 2 महीने पर इनके रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स इस बैंकिंग अवेयरनेस में उतर रहे हैं यानी बैंकिंग के फील्ड में उतर रहे हैं और उनको जानकारी चाहिए, तो उनको मैं कहूँगा कि आपको जितने भी डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के उनको फॉलोअप करना है। और जो मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उनको फॉलो करना है। ये मेंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है। अब मैं आता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जिसको टूल्स भी कहते हैं। तो पहला टूल्स इसमें बोला गया रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक फिक्स्ड रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करती है बैंकों को ऑन ओवरनाइट बेसिस। मान लीजिए कोई बैंक है और बैंक के पास अचानक से डिमांड आया, ग्राहक उससे पैसा मांगने लगा, क्योंकि बैंक जो है वो लोन देती है तो बैंक के पास हर समय पैसा नहीं रहता। लेकिन अगर बैंक को पैसा अचानक से देना हो तो किससे पैसा लेगी? तो वो आरबीआई से ले सकती है। आरबीआई से जब पैसा लेती है, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है, रात के लिए, एक दिन के लिए, ओवरनाइट पीरियड के लिए, अंडर द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहने का मतलब क्या है? यानी सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो सरकार भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में लेकर आती है, और जिसका जो है एक फिक्स टर्म होता है, जिसके बाद जो है उस पर उसको जो पैसा, जो प्रॉफिट है वो बनता है। तो वो सिक्योरिटीज़ क्या करती है, आरबीआई जो है वो लेती है बैंकों से। बैंक ये सिक्योरिटीज़ खरीद कर रखते हैं गवर्नमेंट से, वो आरबीआई को देते हैं और आरबीआई उनके बदले उनको पैसा देती है। तो फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज़ द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू द पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक अगेंस्ट द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये है रेपो रेट। फिर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट जस्ट अपोजिट होता है रेपो रेट का। रेपो रेट को रीपर्चेजिंग ऑप्शंस भी कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट कहने का मतलब जब बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और बैंक जो है उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, यानी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे को आरबीआई के नज़दीक रख देते हैं और आरबीआई जो है उसके ऊपर कुछ परसेंट इंटरेस्ट उनको देता है। तो इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन ये हो जाएगा, द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई एब्जॉर्ब्स द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक्स अगेंस्ट द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसको मैंने पहले ही बताया। इसके बाद है
LAF, बहुत एक टर्म आता है LAF। LAF क्या है? LAF है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहने का मतलब है इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही शामिल हो जाते हैं। इनके जो कंबाइंड ग्रुप्स होते हैं इनको कहते हैं लैफ के अंदर ही आते हैं, यानी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इनको कहते हैं। फिर बात आती है MSF की। MSF क्या है? तो MSF स्टैंड्स फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो RBI के द्वारा प्रोवाइड की गई है बैंकों को। और ये फैसिलिटीज़ क्या होती है? इस फैसिलिटीज़ में जो बैंक है वो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी जो है RBI से ले सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि रेपो रेट से जो है वो RBI से पैसा ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि बैंक को और पैसे की ज़रूरत है तो बैंक किस तरीके से पैसा ले सकता है? मात्र एक दिन के लिए, यानी ओवरनाइट पीरियड के लिए बैंक जो है वो पैसा ले सकता है। जो अपना SLR है उसमें वो डिप करके, यानी SLR का जो मान लीजिए 18% रखा गया SLR का वैल्यू, और बैंक जो है 18% को ना मेंटेन करके 16% मेंटेन करे और 2% जो है वो बैंक उससे उधार ले ले। SLR पे भी मैं आऊँगा, SLR क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो MSF क्या है? MSF अ फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी from RBI by dipping into their SLR portfolio up to a limit at a penal rate of interest। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था RRB में तो उससे मुझे उस समय एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेपो रेट और MSF में डिफरेंस बताओ। तो दोनों में देखा जाए तो एक मात्र ही डिफरेंस है, दोनों शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ओवरनाइट पीरियड के लिए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि MSF में SLR का जो पोर्टफोलियो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसमें कमी कर बैंक जो है वो पैसा लेती है RBI से, और रेपो रेट में जो है SLR को वैल्यू को मेंटेन करते हुए बैंक से पैसा लेती है, RBI से पैसा लेती है बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। फिर बात आती है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर RBI जो है वो बैंकों के पास जो कमर्शियल पेपर होता है उनको खरीदती है, और खरीद कर, क्योंकि बैंक खरीद रहा है, RBI खरीद रहा है बैंकों से, तो वो पैसा वापस किसके पास चला जाता है? बैंकों के पास चला जाता है। इसका भी डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ। मैं जितने भी डेफिनेशंस दे रहा हूँ ये सारे डेफिनेशन जो हैं वो मैंने RBI के वेबसाइट से लिखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनको नोट करना तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बैंक रेट का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द रेट एट विच द RBI इज़ रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, इसको सेक्शन 49 ऑफ द RBI एक्ट 1934 के तहत बैंक रेट को जो है लागू किया जाता है। नहीं सेक्शन, ये क्वेश्चन MCQ की तरह बन सकता है कि किस सेक्शन के तहत RBI का जो है वो बैंक रेट को दिया जाता है। तो बैंक रेट सेक्शन 49 के तहत आता है। फिर बात आती है कैश रिजर्व रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर होता है जिसके थ्रू जो है RBI इंश्योर करती है कि बैंकों के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा रहे, जब कोई पब्लिक बैंक में जाए और उससे पैसे की ज़रूरत हो तो बैंक उसको पैसा दे पाए। इसके लिए दो चेक्स लगाए गए हैं RBI की तरफ, एक है CRR और एक है SLR। CRR का मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, the average daily balance that a bank is required to maintain with RBI as a share of net demand and time liability। यानी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का जो एवरेज परसेंटेज होता है जो बैंकों को RBI के नज़दीक रखना पड़ता है। मान लीजिए कि बैंकों के पास 100 रुपये का NDTL है, NDTL को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये 100 रुपये का कुछ परसेंट जो है उसको मान लेते हैं कि 10 रुपये जो है उसको बैंक को रखना पड़ेगा, किसके पास? RBI के लॉकर्स में रखना पड़ेगा। ये हो जाता है CRR। इसके अपोजिट आते हैं SLR। क्या होता है? तो SLR का फुल फॉर्म है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR में जस्ट अपोजिट होता है, बैंक जो है वो RBI के नज़दीक पैसा ना रखकर अपने ही लॉकर्स में पैसे को रखते हैं, लेकिन ऐसे फॉर्म में रखते हैं जैसे गोल्ड के फॉर्म में हो गया, अनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो गया, ताकि बैंक जो है उसका इस्तेमाल ना कर सके। जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकती है? MSF के थ्रू जो है वो SLR के पोर्टफोलियो को कम करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पैसा होता है CRR और SLR, ये प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं किसके द्वारा? RBI के द्वारा। कैश जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में बैंक के पास रहे, इसलिए। तो मैं SLR का भी डेफिनेशन आपको दे दे रहा हूँ। द शेयर ऑफ NDTL that a bank is required to maintain in safe and liquid assets such as अनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैश एंड गोल्ड, इनके फॉर्म में रखने की बात की गई है। अब है बात NDTL क्या होते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, ये क्या होता है? तो मान लेते हैं कि बैंक जो होता है, बैंक कस्टमर से पैसा लेता है
और कस्टमर जो है वो पैसा देता है तो बैंक उसी को लोन देती है और लोन देकर उस पर प्रॉफिट कमाती है। अब मैंने मान लेते हैं कि कभी क्या किया जाता है, बैंक के द्वारा जो है पैसा जमा किया गया और उस पैसे पर आपको कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए दिया जाता है। तो दो तरह से आप इंटरेस्ट कमाते हैं, एक आप सेविंग अकाउंट में जमा करके और एक आप फिक्स डिपॉजिट में जमा करके। तो जब आप सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो वो आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जब जमा करते हैं तो उसका एक टर्म होता है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो बात की गई थी टर्म, टर्म का मतलब पीरियड, एक निश्चित समय। तो एक निश्चित समय के लिए जो पैसा दिया गया है उसको माइनस कर दिया जाए, जितना पैसा बैंकों के पास है वही कहलाता है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा एनडीटीएल के बारे में। फिर बात आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इसका डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि दिस इंक्लूड बोथ आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पैसा है। मान लेते हैं बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, जिसके वजह से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और खर्च करने की वजह से जो है इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन जो है ग्रोथ से लिंक्ड है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, चीज़ों की दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी समय मान लेते हैं कि बाज़ार में पैसे की बहुत कमी हो गई और पैसों को डालना है, तो इसका जो है इसको ऑपरेट करने के लिए आरबीआई लेकर आई है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाज़ार में अगर पैसा कम हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है, बाज़ार में पैसे को डालती है। किस तरीके से डाल सकती है? बाज़ार में जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिनके पास है उनसे आरबीआई खरीद लेगी। तो आरबीआई जब खरीदेगी तो पैसा दे देगी, और पैसा जब देगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा सरप्लस में मौजूद हो जाएगा, लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं कि आरबीआई को पैसा मार्केट से एब्जॉर्ब करना है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेकर आएगी जिस पे बहुत ज़्यादा रेट दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लोग जो है वो लालच में आकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे, और क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक टर्म पीरियड होगा, उसके बाद वो उनको मिलेगा। तो पैसा जो है लोगों से किसके पास चला आया, आरबीआई के पास चला आया। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके थ्रू जो है आरबीआई कंट्रोल करती है मार्केट में लिक्विडिटी को, जब बढ़ जाए और घट जाए दोनों को। लेकिन एक स्कीम और लाई गई थी जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये जो स्कीम है ये लाई गई थी 2004 में, और ये स्कीम जो लाई गई थी, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप लार्ज कैपिटल जो है उसको एब्जॉर्ब करने की बात की गई है। मान लेते हैं अचानक से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया और उसको एब्जॉर्ब करना चाहती है आरबीआई, तो आरबीआई जो है वो एमएसएस के थ्रू जो है वो कर सकती है। इसमें मैंने अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी यही बात कहा था, लेकिन डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है? ओएमओ में जो है मार्केट में सिर्फ पैसा एब्जॉर्ब ही नहीं किया जाता है, बल्कि लिक्विडिटी प्रोवाइड भी किया जाता है। लेकिन एमएसएस में, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में, सिर्फ पैसा जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता एमएसएस के थ्रू। फिर बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके जो डिफरेंट टूल्स हैं, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इनके वैल्यूज़ के बारे में। यानी ये चेंज जो होते रहते हैं, 2-2 महीने पर ये लाते हैं। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इनके जो वैल्यूज़ हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट और सीपीआई इन्फ्लेशन, इन सब के वैल्यूज़ को जो चेंज होते रहते हैं 2-2 महीने पर, आप इनको देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आता है, या डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो रेट्स चल रहे हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। रेपो रेट जो है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, सीआरआर जो है वो 3% है, एसएलआर जो है वो 18% है, बैंक रेट जो है वो 4.25% है, और सीपीआई इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा गया है वो 4% +- 2% रखा गया है। तो ये सारे थे इसके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। अब इन टूल्स के रिगार्डिंग जो है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, सीआरआर, एसएलआर के घटने बढ़ने पे क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो इंटरव्यू में प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। फिलहाल आप बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक को मेरे प्लेलिस्ट से कवर करते रहिए। मैं आने वाले वीडियोज़ में और भी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूँ। सो दिस वॉज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड इट्स टूल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।